वेलकम ऑल ऑफ यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो आज की जो हमारी टॉपिक है ना, वो assumption को लेकर के हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं या जो भी फॉर्मूला डराइव करेंगे या जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें कुछ assumptions क्या होता है कि हमें हमेशा मानना पड़ता है। उस assumption को हम लोग स्टडी करने वाले हैं और उसको हम लोग क्यों मानेंगे, assumption क्यों कंसीडर करते हैं या इसको कंसीडर करने का मेन रोल क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इसके स्टडी करने का हम लोग का मेन एम क्या होना चाहिए या ना गोल क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इन सब टॉपिक को आज हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे कि आज भी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिकैप लेंगे, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे होमोजेनियस, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। वहाँ पर हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था कि किस केस में वो डायरेक्शनली डिपेंडेंट है, किस केस में डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट है, या किस केस में वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, किस केस में डिपेंड नहीं करता है। और फिर हम लोगों ने होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक एक साथ कंबाइन करके स्टडी किया था और उनके जो प्रोसेस है या जो प्रॉपर्टीज है उनको हम लोगों ने एनालिसिस किया था। ये थी हमारे लास्ट लेक्चर की टॉपिक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारी पहली जो टॉपिक है वो है एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर हमारी एम क्या है, इसको हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन अंडर different loading condition by using experimentally obtained elastic property like Young's modulus and Poisson's ratio। तो हमारी एम क्या होगी स्ट्रेंथ ऑफ सब्जेक्ट के अंदर, हमें एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है किसके लिए, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेन के लिए एंड डिफॉर्मेशन के लिए। इन तीनों रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। लेकिन जब एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो लोडिंग कंडीशन होनी चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। नहीं कि हर जगह जो लोडिंग कंडीशन होगी ये आइडेंटिकल या एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं। डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग इसको डराइव करेंगे एक्सप्रेशन को, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो डिजाइन कंपोनेंट है या जो हमारी कंपोनेंट है वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे डराइव करेंगे, यूज कौन सा करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। अब ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज है क्या, ये है हमारी यंग्स मॉडुलस जिसको हम लोगों ने ई से रिप्रेजेंट किया और पॉइजन्स रेशियो जिसको हम लोगों ने म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारी दोनों मटेरियल प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करते हुए ही हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एम है। तो ये तो हो गई कि हम सब्जेक्ट को लेकर के कि हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट ओरिएंटेड एम क्या है। लेकिन अब हमारे पास जो अगले टॉपिक है वो है एम ऑफ डिजाइन। मतलब जिस भी कंपोनेंट को हम लोग डिजाइन करेंगे या जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमारी एम क्या होनी चाहिए। तो एम ऑफ डिजाइन हमें ये बताती है द अल्टीमेट एम ऑफ डिजाइन इज टू डेवलप a drawing that is selection of appropriate shape, selection of appropriate material, calculation of appropriate dimension। अब ये डायमेंशन किस खेल पे कैलकुलेशन करेंगे, बाय यूजिंग सोम इक्वेशन। सोम इक्वेशन मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है उसको हम लोग यूज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या चीज है, जैसे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उस कंपोनेंट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो किस तरीके से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ जो हमारे प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट है उसकी सरफेस फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें कितना लिमिट्स एंड फिट्स हम लोग दे सकते हैं जो हमारे टॉलरेंस जोन में एग्जिस्ट हो सके या लाए कर सके। इन सब चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे, जब ड्राइंग डेवलप करेंगे उसके अंदर
अब इसको इस तरीके से रखेंगे जैसे इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग मशीन कंपोनेंट, ये M/C मशीन रिप्रेजेंट कर रहा है, मशीन कंपोनेंट should perform its given functionality satisfactory or without any failure। मतलब ये है कि हमारी जो अल्टीमेट एम क्या है डिजाइन का, कि ड्राइंग को डेवलप तो करना है, लेकिन ड्राइंग डेवलप करने के साथ साथ इसको इस तरीके से हमें डिजाइन करना है कि जिससे जिस भी कंपोनेंट के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वो क्या हो कि वो एक अच्छे तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी का मतलब जो उसकी वर्क है जिसके लिए हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सके बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के या बगैर किसी फेलियर के। तो ये हमारी क्या है, एम ऑफ डिजाइन है। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस ये जोड़ा गया है कि अ मेंबर इज सेड टू बी फेलियर व्हेन इट इज अनएबल टू परफॉर्म, यहाँ पर एम मिसिंग है, अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी सेटिस्फैक्टरी। मतलब ये है कि अगर हमारी कोई कंपोनेंट बोल दे या कोई मेंबर हमारी फेल हो रही है, फेलियर कंपोनेंट है, तो हम उसको तब बोलेंगे जब उस कंपोनेंट को हम लोग जिस भी पर्पज से डिजाइन किया गया है, जिस भी फंक्शन के लिए, वो अपनी फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तब हम बोलेंगे कि वो मेंबर क्या हो, फेल है या फेलियर मेंबर है। क्लियर है? तो हमें एम ऑफ डिजाइन में क्या देखना है कि हमें एक ड्राइंग डेवलप करनी है जिसके अंदर क्या होनी चाहिए कि जो हमारे रिजल्टिंग मशीन कंपोनेंट होनी चाहिए वो अपनी फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, ये हमारी एम होनी चाहिए। अब तक तो हमने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ और मटेरियल सब्जेक्ट की एम क्या है और डिजाइन की एम क्या है, लेकिन इन सब को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है किसी भी मशीन कंपोनेंट को जब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे स्ट्रेंथ और मटेरियल के अंदर। वही यहाँ पर हम लोग डील करने वाले हैं कि अजम्पशंस मेड व्हाइल डिराइविंग सम इक्वेशन, मतलब जब हम लोग सम इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस हमें लेट करनी पड़ती है, तो उसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी पहली है वो क्या है कि मटेरियल इज अज्यूम्ड टू बी व्हाट, बोथ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो जो हमारे मटेरियल होगी वो क्या होनी चाहिए, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक दोनों होनी चाहिए। अब ये होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किया था, जहां पर हम लोगों ने काफी अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया है। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा इस लेक्चर को देखने के बाद आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, ताकि वहां से आपको होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सेकेंड जो हमारे एजम्पशन है, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। अब जो मटेरियल होनी चाहिए ना वो हुक्स लॉ को फॉलो करनी चाहिए। अब ये हुक्स लॉ क्या है, जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये जो रूल होता है यही हमारी हुक्स लॉ कहलाती है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तभी इतना समझो कि जो हमारे मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। हुक्स लॉ फॉलो करे इसका मतलब क्या है, दैट इज इंड्यूस्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर अज्यूम्ड टू बी विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट के ऊपर हम लोग कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं उस लोड की वजह से उस कंपोनेंट पर जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा या जो भी स्ट्रेन इंड्यूस्ड होगा वो हम ये मान करके चलेंगे कि वो सारी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होगी, आउटसाइड द इलास्टिक लिमिट नहीं होनी चाहिए। A member is assumed to be prismatic। जो थर्ड वन हमारी जंक्शन है कि हमारी जो मेंबर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। अब ये प्रिज्मेटिक क्या चीज है, दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन डायमेंशन थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब एक ऐसी मेंबर जिसकी जो क्रॉस सेक्शन है जहां तक उसकी लेंथ है वहां तक उसकी क्रॉस सेक्शन सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने मान लिया क्या कि एक सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन कहीं से भी कटिंग करेंगे ना तो हर जगह उसकी क्रॉस सेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर वही एक टेपर्ड बीम ले रहे हैं या टेपर्ड सिलेंड्रिकल कोई रोलर या कोई बीम ले रहे हैं तो उस केस में हमारी क्या होगी कि क्रॉस सेक्शन हर एक पॉइंट पर लेंथ के अलोंग क्या होगी कि डिफरेंट डिफरेंट उसकी साइज होगी। तो उसको हम लोग प्रिज्मेटिक नहीं बोलेंगे, प्रिज्मेटिक उसको बोलेंगे कि उस कंपोनेंट की जितनी लेंथ है ना पूरे लेंथ के अलोंग उसकी क्रॉस सेक्शन सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वन हमारे जंक्शन है, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड। क्या बोला गया है, जो मेंबर की जो सेल्फ वेट होगी उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। मतलब जब हम डिजाइन करेंगे कंपोनेंट की तो उस कंपोनेंट की जो सेल्फ वेट की वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है उस कंपोनेंट के फंक्शन पे या उस कंपोनेंट की जो डिजाइनिंग पैरामीटर्स है उसके ऊपर उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट वन क्या है, स्टैटिक लोड इज अज्यूम्ड। मतलब
कि उस कंपोनेंट पर जो भी लोड यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा या जो भी लोड वहां पर लगाया जाएगा उसको हम लोग स्टैटिक लोड कंसीडर करेंगे। अब स्टैटिक लोड किसको बोलेंगे? वैसे लोड जिसका जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, लोड का मैग्नीट्यूड ऑफ लोड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वैसी लोड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये नहीं कि टाइम टू टाइम उसकी लोड और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन assumption इज मेंबर इज assumed to be what under static equilibrium condition। तो जो हमारी मेंबर है उसको हम ये assume करके चलेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंडर फॉल होनी चाहिए। तो ये हमारे टोटल 6 assumptions है जिसको हम लोग जब भी हम लोग कोई भी सोम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो इन सारे assumptions को हम लोग assume करते हुए हम लोग ड्राइव करेंगे। तो ये जो 6 पैरामीटर्स है assumptions के, ये सारे हम लोग पूरे सोम के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे ड्राइव करेंगे उसके अंदर ये assumptions हमारी वैलिड रहेगी हर जगह। अब इस assumption से नोट पॉइंट ये निकल के आ रहा है to obtain safe dimension। क्या बोला गया है कि अगर हमें सेफ डायमेंशन अगर ऑब्टेन करना है, इस केस में क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ above mentioned assumptions फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी यूज्ड। मतलब यह है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है assumptions, तो उस assumption को कंसीडर करते हुए अगर हमें एक सेफ डायमेंशन अगर हमें लेना है किसी भी कंपोनेंट की, जिससे वो कंपोनेंट या वो मशीन कंपोनेंट अपनी फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करना ही होगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चीज है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैंने यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। तो जो ये दिखाता है कि ये क्या है, रेशियो ऑफ फेल्योर स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस। मतलब फेल्योर स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस का रेशियो लेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो ये दिखाएगी कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये हमेशा क्या होगी कि फेल्योर स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू की जो रेशियो की जो वैल्यू होगी ना वो मोर देन 1 होगी फॉर सेफ डिजाइन पर्पज से। क्लियर है? मोर देन 1 होगी सेफ डिजाइन पर्पज से। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि फेल्योर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस। अब ये फेल्योर स्ट्रेस क्या, इस तरह से ये समझो कि कोई भी मटेरियल हो उसकी एक ऐसी स्ट्रेस की लिमिट होगी ना जिसके बाद या जिस पे वो मटेरियल अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या हो कि वो फेल हो जाए। लेकिन उससे अगर कम होगी स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हुई है, इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन फेल्योर स्ट्रेस या उससे ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है तो वो कंपोनेंट क्या करेगी, अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने से फेल हो जाएगी, नहीं कर पाएगी अपनी फंक्शन को परफॉर्म सही तरीके से। तो फेल्योर स्ट्रेस के अंदर 3 पैरामीटर्स फॉलो होते हैं। एक होती है यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरी होती है अल्टीमेट एंड लास्ट वन एंड्योरेंस लिमिट। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना इसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल के लिए लेते हैं, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है इसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल के अंदर लेते हैं, और जो एंड्योरेंस लिमिट होगा इसको हम लोग फटीग लोडिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डाउट ये आनी चाहिए कि जब हम लोग मटेरियल पढ़ते हैं डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल का जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर यील्ड पॉइंट भी आती है और अल्टीमेट पॉइंट भी आती है। तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर यील्ड स्ट्रेंथ भी आएगी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आएगी, लेकिन ब्रिटल मटेरियल के अंदर यील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट नहीं होती, डायरेक्ट अल्टीमेट पॉइंट आती है, इसलिए वहां पर उसके लिए हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। तो अब जब भी हम लोग अगर हमें डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करना है ना तो उसके लिए हमें फेल्योर स्ट्रेस कौन सी लेनी पड़ेगी, यील्ड स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दे रखा हो या यील्ड स्ट्रेंथ दे रखा हो, दोनों ही दे रखा हो, तो हमें कंसीडर ओनली यील्ड स्ट्रेंथ करना है फॉर डक्टाइल मटेरियल। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में तो यील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट होता नहीं, तो उसके लिए हमेशा हमें क्वेश्चन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ गिवन रहेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी कि अगर दोनों पैरामीटर्स दे दिया गया डक्टाइल मटेरियल के लिए तो वहां पर हमें हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंसीडर नहीं करना है। और फटीग लोडिंग के लिए हम लोग एंड्योरेंस लिमिट लेंगे। तो ये जो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो यहाँ पर आया और ब्रिटल मटेरियल के लिए जैसे यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हमारी स्टैटिक लोडिंग के अंदर फॉलो, और ये जो एंड्योरेंस लिमिट है ये हमारी फटीग लोडिंग के अंदर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नोट पॉइंट ये बन करके आया कि इन द डक्टाइल मटेरियल बोथ यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस अपीयर बट वी यूज ओनली यील्ड स्ट्रेस
फॉर सेफ कंडीशन इफ बोथ आर गिवन। मतलब अभी जो मैंने बोला उसी को लैंग्वेज में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि डक्टाइल मटेरियल के अंदर यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस दोनों अपीयर होता है, लेकिन अगर हमें सेफ डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें ओनली यील्ड स्ट्रेस को ही कंसीडर करना पड़ेगा, या उसी को हम लोग यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। बातें क्लियर हो गई होगी कि हमेशा हमें यील्ड स्ट्रेस लेना है डक्टाइल मटेरियल के लिए, चाहे दोनों ही क्यों नहीं दिया गया हो। तो अब जो हमारी अगली पॉइंट है स्टैटिक एक्सियल लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब यहाँ पर स्टैटिक एक्सियल लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब ये है कि हमने एक डक्टाइल मटेरियल की कंपोनेंट यहाँ पर ये किया है, डिजाइन किया है, जो कैंटिलीवर बीम की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। इसके ऊपर एक एक्सियल लोड P अप्लाई किया गया है। क्लियर है चीजें। अब इस लोड की वजह से क्या होगा कि इस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो अगर हमें क्या करना है कि इस कंपोनेंट को हमें फेल होने से बचाना है, मतलब इसको हमें ऐसे डिजाइन करना है जिससे ये अपनी फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सके, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल ना हो। तो उसके लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इस लोड की वजह से इस कंपोनेंट में जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी ना, वो परमिसिबल स्ट्रेस से इक्वल या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है कौन सी, किसकी वजह से हो रही है, इस लोड P की वजह से हो रही है। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किया था कि नॉर्मल लोड पर यूनिट एरिया। तो P हमारा क्या है, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर नॉर्मली एक्ट हो रहा है, और जिस क्रॉस सेक्शन पर एक्ट हो रहा है उस एरिया को डिवाइड करें तो हमें क्या दे देगा, इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। अब यहाँ पर ये तो आ गया P बाई ए लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल की जगह पे हमने यहाँ पर रिप्लेस कर क्या कर दिया, यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कहाँ से आया, इसको देखो जरा। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, फॉर्मूला फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू फेल्योर स्ट्रेस अपॉन में परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इधर शिफ्ट कर दो, तो हमें ये वाला रिलेशन मिला है कि यील्ड स्ट्रेस यहाँ पर जो हमारी फेल्योर स्ट्रेस थी, अभी हमने पढ़ा था ना, फेल्योर स्ट्रेस के अंदर यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड एंड्योरेंस लिमिट आएगी। तो वही यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस रखा गया। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल यहाँ पर क्या है, डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस लिया है और इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाएगी। अब ये यही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा वाईएस जो है ये यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये यील्ड होगा, ये टी नहीं है, एक्चुअली में ये डी है। तो ये यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने ये मान लिया इसको, ये जो हमारी कंपोनेंट है इसका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है, तो उस केस में इसकी जो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर आएगा। वही मैंने यहाँ पर पुटिंग किया। तो अब जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, डायमीटर निकाल रहे हैं, तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो पी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 जो है अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और पाई जो होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4np अपॉन में पाई सिग्मा s। हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें ये प्रोसेस याद रखना है कि अगर हमें सेफ डिजाइन करनी है तो अगर स्ट्रेस उस कंपोनेंट में इंड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी, सिग्मा इंड्यूस लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। अगर यही हमारी डक्टाइल मटेरियल नहीं होकर ब्रिटल मटेरियल होती तो यहाँ पर हम लोग लेते अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पर ये जो आता ना सिग्मा वाई एस की जगह पे यहाँ पर सिग्मा यूएस लेते, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते, डिवाइडेड बाय एन लिया जाता। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें अपनी कंडीशन को यूज करना है और कैसे हमें अपने डेराइव जो है या जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे या जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए।